नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 2024 के चुनाव में सारी प्रक्रिया अब करीब करीब पूरी हो गई। इस प्रक्रिया में जो मुख्य प्रतिभागी थे, वो सबसे बड़ा प्रतिभागी तो था देश की जनता। दूसरा प्रतिभागी था जिसके ऊपर उत्तरदायित्व था कि वो चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से कराए, वो था चुनाव आयोग। और तीसरा प्रतिभागी जो था, जो प्रतिपक्षी दल थे, जो राजनीतिक दल थे, जो चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव जरूर राजनीतिक दल लड़ रहे थे, लेकिन देश की जनता, इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता फिर जमीन में सक्रिय थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी विचारधारा को जिताएं, अपने राजनीतिक दल को जिताएं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े थे, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो मानते थे कि उनके पूर्वजों पे और हिंदू धर्म पे दूसरे धर्म वाले आक्रमण कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि माननीय मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के लिए जो जो किया है वो अद्वितीय है, बहुत अच्छा है, और इसलिए माननीय मोदी जी को एक टर्म और मिलना चाहिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे। जो बीजेपी के अपोनेंट्स थे, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया या जो इंडिया अलायंस में या एनडीए में शामिल नहीं हुए, उनका सोचना यह था कि उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ना आवश्यक है। और माननीय मोदी जी ने जो शासन दिया है, जिस प्रकार का शासन पिछले 10 साल में दिया है, वो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसा इंडिया अलायंस वालों का सोचना था। ये मेरा सोचना नहीं है, मैं तो केवल विश्लेषक हूं। और वाईएसआर कांग्रेस हो या बीजू जनता दल हो, वो इंडिया अलायंस से भी लड़ रहा था और वो बीजेपी से भी लड़ रहा था। उनकी अलग एक क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का एक उनका अलग राजनीतिक युद्ध था। अब ये राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता थी, ये तो करीब करीब अब खात्मे की तरफ है। 6 फेज हो चुके हैं, 7वां फेज होना है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो अखाड़े के पहलवानों की तरह होती है। जैसे कि अखाड़े में 2 पहलवान होते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, साथ में कुश्ती करते हैं, साथ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जब वो कुश्ती के मैदान में उतरते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वो मल्ल युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, अपने अपने दांव पेच दिखाते हैं। एक जीतता है, एक हारता है। जब हार जीत हो जाती है उसके बाद हाथ मिलाते हैं और उसके बाद फिर बाहर जाके ये भाई भाई की तरह रहते हैं। ऐसा राजनीतिक युद्ध होना चाहिए, ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, जिसमें सारे रण कौशलों को दिखाकर आप राजनीतिक दांवपेच के माध्यम से दूसरे पहलवान को पछाड़ने का प्रयास तो करें, लेकिन यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी में ना बटे। भारत में करीब 70-65 साल में हमने कभी नहीं देखा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता इस स्तर तक पहुंच गई हो कि न तो केवल राजनीतिक नेताओं के बातों का स्तर गिर गया हो, बल्कि उनके समर्थकों की बातों का स्तर भी गिर गया हो। एक पक्ष दूसरे पक्ष को कहता हो कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता हो कि ये लोग मुजरा करने चले जाएंगे एक समाज के सामने, ये कहता हो कि ये कांग्रेस की विधवा है, ये कहता हो किसी को भटकती हुई आत्मा है, किसी को कहता हो नालायक बेटा हो, और दूसरा पक्ष भी इसी प्रकार से छोटे स्तर की बातें करता हो, निम्न स्तर की बातें करता हो। ऐसा हमने 10 साल में, पहले 70 साल में तो नहीं देखा। हमने ये अटल जी के जमाने में भी नहीं देखा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से बातों की अवनति हमने देखी है, उससे चिंता जरूर होती। फिर जिस प्रकार से जो प्रतिद्वंदी थे, जो बीजेपी के अपोनेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार किसानों के साथ व्यवहार हुआ, उनको ट्रीट किया गया, उनको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया गया, उन पे अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, ड्रोन के माध्यम से उनकी निगरानी की गई, उन पे वार किया गया, उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया। जबकि लोकतांत्रिक अधिकार है देश की जनता के 142 करोड़ लोगों का कि जब वो चाहे दिल्ली आ सकते हैं, जा सकते हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि वो कोई उपद्रव वहां न करे, उसकी व्यवस्था करने के लिए पुलिस उनको दिल्ली के अंदर उनकी तलाशी ले सकती थी और उनको उपद्रव करने से रोक सकती थी, लेकिन उनको दिल्ली घुसने ही नहीं दिया गया। जिस प्रकार से अग्निवीर की योजना आई, जिस प्रकार से जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ व्यवहार हुआ, मणिपुर के साथ व्यवहार हुआ, उसे चिंता हुई। खैर, अब राजनीतिक चीजें जो हैं वो तो ईवीएम के अंदर कैद हो गई हैं, पेटियों के अंदर कैद हो गई हैं। चुनाव आयोग कह रहा है निष्पक्ष चुनाव है, हुआ है। हाँ, इतना तो जरूर सबने देखा है कि जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका पालन तो नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में सबसे बड़ी बात है कि धर्म को माध्यम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से हमने देखा कि धर्म को हर जगह माध्यम बनाया गया और वीडियो चलाए गए, पोस्टर्स लगाए गए, और जब उनकी शिकायतें की गई उनमें इतने दिन के बाद चुनाव आयोग ने कोई निर्णय लिया, तब तक वो मैसेज फैल चुका था। कितनी शिकायतें, जैसे आज कांग्रेस कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया हमने 117 शिकायतें दी, जिसमें अधिकांश शिकायतें जो थी प्रधान सेवक के खिलाफ थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग को निष्पक्षता रूप से न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। खैर, नहीं हुआ। यह भी शिकायतें लोगों ने की कि जब वोट पड़े और 17C फॉर्म प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके सारे जो पोलिंग एजेंट थे, अगर उन्होंने मांगा उनको दे दिया, और वही 17C का फॉर्म जिला आयुक्तों के पास गया और वही चुनाव आयोग के पास गया, और वो सारे के सारे स्ट्रांग रूम के अंदर चुनाव आयोग के पास सुरक्षित हैं, तो एक दिन में कितनी पार्लियामेंट वाइज कितनी वोटिंग हुई, पोलिंग हुई, इसको बताने में 10-12 दिन का टाइम क्यों लगा? क्योंकि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ चुनाव आयोग के समय में, क्योंकि जब 17C का फॉर्म दस्तखत हो गया, उसको दे दिया गया, चुनाव आयोग तक पहुंच गया, और आज तो ईमेल का जमाना है, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, सारे संचार माध्यमों का जमाना है, तो आज के समय में 10-12 दिन का टाइम लगना, जबकि एक दिन क्या 12 घंटे का टाइम लगना चाहिए था। खैर, वो भी मुद्दा रहा, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप विचार कीजिए, वीवीपैट की गिनती का विचार कीजिए, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो हम देखेंगे। खैर, अब असली मुद्दा यह है कि देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए यह बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो चुनाव में हो गया वो तो हो गया, उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब कम से कम जिस दिन काउंटिंग हो वोट्स की, उसमें निष्पक्षता हो, उसमें कोई बेईमानी ना हो। जितने वोट किसी पोलिंग बूथ में पड़े हैं वो उसी ईवीएम में हो जिस ईवीएम में वोट डाले गए हैं, और वही ईवीएम काउंट हो, और जितने वोट पड़े हैं उतने ही काउंट हो, उसमें सील लगी हुई हो, उसके अंदर 17C फॉर्म जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके पोलिंग एजेंट्स को दिया है, उतने ही वोट ईवीएम के अंदर काउंट हो। तो इस सिलसिले में कपिल सिब्बल साहब ने, जो बड़े प्रख्यात वकील हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6-7 दिन पहले। उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया, इसका विश्लेषण किया, विस्तृत रूप से बताया, और सारे राजनीतिक दलों को बताया कि किस प्रकार से जब मतगणना हो तो उसमें कोई हेराफेरी ना हो पाए। जो सीरियल नंबर की ईवीएम है उसी सीरियल नंबर की ईवीएम वहां पे चेक की जाएगी, वही सीरियल नंबर है कि नहीं, उसके सील लगा हुआ है कि नहीं, जितने वोट पोल हुए उतने ही वोट काउंट हुए कि नहीं, और अगर ऐसा ना हो तो वहां पे जो पोलिंग ऑफिसर्स, काउंटिंग ऑफिसर्स हो, उसका विरोध करें। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी, जो दूसरे प्रख्यात वकील हैं, उन्होंने कहा। तो अब सवाल यह है कि जब जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्वहन होगा, और इसका निर्वहन हो, इसकी जिम्मेदारी भी उन सब राजनीतिक दलों के लिए है। प्रशासन के अतिरिक्त, सत्ता पक्ष के अतिरिक्त जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वहां पे जो आपके काउंटिंग ऑफिसर्स हों वो मुस्तैद हों, ईमानदार हों, और बिके नहीं, और अंत समय तक, जब तक
ईवीएम के अंदर के सारे कोड्स और हर चीज का मिलान न हो जाए तब तक काउंटिंग शुरू ना होने दें। और इस चीज का ध्यान रखें कि जितना 17C में फॉर्म में वोट डाले गए हैं उसकी बात हो और उतने ही वोट काउंट हुए कि नहीं है तो उसका विरोध करें। अच्छा, एक और अच्छी बात हुई है, आपने देखा होगा, पता होगा आपको, कर्नाटका के अंदर जब चुनाव हुए तो वहां पे निष्पक्ष चुनाव इसलिए भी हो पाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस जीती। प्रश्न में उठे कि कांग्रेस कैसे जीत गई, क्योंकि कर्नाटका की सिविल सोसाइटी ने यह ठान लिया था कि इस बार चुनाव में हम बेईमानी नहीं होने देंगे। उस सिविल सोसाइटी में रिटायर्ड जजेस भी थे, सिविल सर्वेंट्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, प्रोफेसर्स भी थे। उन्होंने इस बात का बीड़ा उठा लिया था कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम बेईमानी नहीं होने देंगे, और वो मुस्तैद हो गए। और चुनाव में उन्होंने जनता को जागृत तो किया ही, लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागृत तो किया ही, वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे भी उन्होंने निगरानी रखी और सतर्कता रखी, वो तो रखी ही। उस दिन काउंटिंग पे भी उन्होंने ध्यान रखा कि काउंटिंग में कोई हेराफेरी ना हो जाए। इस बार भी जो सिविल सोसाइटी है उसने ये निर्णय लिया है कि जिस दिन काउंटिंग होगी वहां पे क्षेत्रीय सिविल सोसाइटी के लोग वहां मौजूद रहेंगे, काउंटिंग स्टेशन पे भी मौजूद रहेंगे, काउंटिंग स्टेशन के बाद भी मौजूद रहेंगे, और वकील लोग भी उसके अंदर होंगे जो कि कानूनी संरक्षण भी देंगे। जो काउंटिंग में अगर कोई गड़बड़ी की संभावना होगी तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और प्रशासन से वो प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अब देश के एक राजनीतिक एक दल के जीतने और हारने का नहीं है। ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रश्न है और देश के दीर्घकालिक जो हमारी एकता अखंडता है उसको बचाने का है, क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा है। अगर किसी क्षेत्र को यह लगेगा कि उसके वोट को काउंट ही नहीं हो रहा है उनके देश के इलेक्शन में, जैसे आप जानते ही हैं साउथ में जो सीट्स हैं वो कम है, नॉर्थ में सीट ज्यादा हैं। साउथ में सीट्स कम इसलिए हैं कि वहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है। डिलिमिटेशन जब होगा तो साउथ की सीट नहीं बढ़ेंगी और नॉर्थ की सीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर 150 सीटें साउथ में हैं तो 300 सीटें नॉर्थ में हैं, बाकी वेस्ट और ईस्ट में हैं। तो साउथ अगर डीएमके को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी वोट देता है, कम्युनिस्टों को भी वोट देता है, लेकिन अगर 300 सीटों वाला नॉर्थ बेल्ट जैसा उसने 2019-14 में भी किया था, अगर उसी प्रकार का होता है तो क्या साउथ इंडिया के वोटर्स का प्रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा? तो ये देश की एकता अखंडता के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि जो काउंटिंग हो वो निष्पक्ष, उसमें बेईमानी ना हो। अब मेरा निवेदन है सारे राजनीतिक दलों से कि आजकल आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि साहब इतनी बार मिले, वो हुआ, ये हुआ, कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है और आज का वर्तमान युग का चुनाव आयोग है। वो टीएन शेषन वाला चुनाव आयोग तो है नहीं, ये तो राजीव अग्रवाल साहब वाला चुनाव आयोग। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अगर आप देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सीरियस हैं, तो जो माननीय कपिल सिब्बल साहब ने और अभिषेक सिंघवी ने कहा है, मेरी आशा है कि आपने अपने सभी पोलिंग काउंटिंग ऑफिसर्स को अभी तक ये वीडियो भेज दी होगी। सभी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने वाले इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को ये कह दिया होगा कि जितने भी आपके काउंटिंग एजेंट्स होंगे वो सब वो बारीकी चीजों को समझ लें जो कपिल सिब्बल साहब ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने कही हैं, और कहीं भी किसी प्रकार की हेराफेरी को न होने दें और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अभी भी 4-5 दिन का समय बाकी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, खन्ना साहब ने, जस्टिस खन्ना ने यह निर्णय ऑलरेडी ले रखा है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा वही इंजीनियर्स बाद में उसकी सत्यापन करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर वो किया गया था इंस्टॉल, उसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है, उसमें छेड़खानी नहीं हुई है, वो सर्टिफाई करेगा और ये जो सिस्टम है ये 15 दिन तक प्रिजर्व रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान का संरक्षण हो। तो अगर राजनीतिक दलों के लोगों की भी मंशा यही है
तो उनको अपने सारे काउंटिंग ऑफिसर्स को वो सारी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। और सिविल सोसाइटी क्योंकि आपके साथ खड़ी है, वो सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़ी है जिसमें वरिष्ठतम वकील, सिविल सर्वेंट्स और जजेस आपके पीछे खड़े हैं, जो कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हैं। इसलिए बाद में रोने से कोई फायदा नहीं होगा कि साहब ये हो गया वो हो गया। जो अभी तक चुनाव के पहले हो गया, अभी तक जो धार्मिक प्रचार हो गया, अभी तक जो हेराफेरी हो गया, वो हो गया, वो 3-4% की हो गई, उसको भूल जाइए। अब सारा ध्यान इस बात पे लगाइए कि जब 4 जून को काउंटिंग हो, उस दिन आपका एक एक काउंटिंग एजेंट वहां पे सतर्क हो। यह भी मैं अपनी आशंका व्यक्त करता हूं कि जिस दिन काउंटिंग शुरू होगी, शुरू के 1-2 घंटे जब ईवीएम खुलेंगी, आपको बताया जाएगा कि एनडीए जीत रहा है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों की ईवीएम की काउंटिंग पहले कराई जाएगी जहां पे एनडीए को बढ़त मिलने की संभावना है। तो जितने भी आपके काउंटिंग एजेंट्स हैं, ये उनका कर्तव्य है कि चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे शुरुआती गिनती हो, आपको पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी से डटे रहना है, सारे नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं होने देना है। और आपको यह पता होगा कि जिस प्रकार जनता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और निर्भीक होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट किया है, अंतिम स्तर तक आपको 4 तारीख को मुस्तैद रहना है और ये देखना है कि जनता के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात ना हो और लोकतंत्र और संविधान बचे, और जो पार्टी जिसको वोट मिला है ईमानदारी से वही चुनाव जीते। और उसके बाद हमारे देश की जो 75-70 साल की परंपरा है कि जहां रक्त विहीन सत्ता हस्तांतरण हुआ है, चुनाव हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जो जनता जनार्दन का मत होगा सब स्वीकार करेंगे और उसके बाद कोई बहस नहीं होगी। लेकिन 4 तारीख को अगर आप लोगों ने मुस्तैदी नहीं की तो ये आपकी कमजोरी होगी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे आप इंडिया अलायंस के व्यक्ति हों। निष्पक्ष चुनाव आयोग कराए, इसके लिए आप लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। सिविल सोसाइटी आपके साथ है और देश और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की पूरी जिम्मेदारी हम सबकी है, साझी है और 142 करोड़ लोगों की है। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।